Assalamu alaikum. Today we are going to talk about some guidelines regarding CSS essay. The most important aspect about the essay writing is the selection of the appropriate topic. One should be very well versed about the topic. You should try to write something new about the topic. The examiner should learn something. Your goal should be that the examiner should learn something from reading your essay. And how are we going to write something that would impress the examiner is by making good notes. And by making good notes, I'm not talking about copying the same things that are being shared in the academies. Rather, make your own notes, and how you are going to do that is by um, reading the research papers, reading the newspapers. Now following is the list of topics, the list of dimensions that mostly come in exam. अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि लाजमी इनमें से कोई ना कोई टॉपिक आएगा ही आएगा, बट इफ़ यू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स वेल, यू विल बी एबल टू राइट समथिंग अबाउट सम टॉपिक एटलीस्ट इन द essay. नाउ टॉकिंग अबाउट माई ओन पर्सनल अटैम्प्ट इन 2023, हमारी दफ़ा जो एग्ज़ाम्स में जो टॉपिक्स आए थे वो अनकन्वेंशनल थे. उनमें से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं था जो कि पर्टिकुलरली इन डायमेंशंस में से स्पेसिफिकली आया हुआ हो. सो द essay that I wrote was the one who uses force is afraid of reasoning. एंड वाई बिकॉज उसमें मैंने जो प्रिपेयर किए हुए थे टॉपिक्स, उनमें डेमोक्रेसी वाज वन ऑफ देम. सो मैंने किस तरीके से अपने टॉपिक को उस डायमेंशन में मैंने कन्वर्ट किया वॉज कि मैंने डेमोक्रेसी और एंटी डेमोक्रेसी यानी कि टोटलिटेरियनिज़म या अथॉरिटेरियनिज़म पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से याद किया हुआ था सब कुछ. सो आई रोट डैट इन दैट कॉन्टेक्स्ट. सो दिस इज़ हाउ आई एम टॉकिंग के अगर आपने कुछ भी अगर आपको नहीं आता, तो जो चीज़ें आपको आती हैं आपने उन चीज़ों को उस सब में मोल्ड करना है जो कि एग्जामिनर ने आपसे पूछा है. सो दैट इज़ द आर्ट ऑफ CSS, आई गेस. नाउ आई हैव मेंशन जेंडर इन दिस टॉपिक, नॉट विमेन, बिकॉज ऐसा समझा जाता है कि अगर विमेन पे अगर आपने सही से प्रिपेयर कर लिया तो वो लाजमी विमेन पे तो कोई ना कोई आता ही है. बट दिस टाइम एज आई सेड कि इट वाज अनकन्वेंशनल, तो द टॉपिक वाज बॉयज़ विल बी बॉयज़. सो आपने सिर्फ विमेन पे नहीं करना, रादर आपने बॉयज़ पे भी या एज अ होल जेंडर पे आपने लेके जेंडर बेस्ड वायलेंस भी जैसे होता है टॉपिक, तो आपने जेंडर रिलेटेड एसेज जो हैं वो आपने याद करने हैं, याद नहीं करने, रादर प्रिपेयर करने हैं. एंड दिस लिस्ट कंटेन्स द ब्रॉड टर्म्स. ठीक है, अब अगर आप इन टॉपिक्स को हर डायमेंशन से कवर करेंगे, सो लाजमी जो है कोई ना कोई ऐसे तो उनमें से लिस्ट में होगा ही होगा जो कि आप अटैम्प्ट कर सकते हैं. सो दिस इज़ इट. And the most important key for essay writing is to practice outlines. The more you practice outlines, the more easy it would be for you to make outline in the final essay. सो इन टॉपिक्स पे जितने भी तरह की आप ऐसे डायमेंशंस में आप आउटलाइंस बना सकते हैं वो बनाते रहें, एंड यू आर गुड टू गो. रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान में इंक्लूड होता है पाकिस्तान के रिलेशंस विद ऑल ऑफ द कंट्रीज़. ठीक है, यानी ऑल ऑफ द मेजर कंट्रीज़ ऑब्वियसली, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, UK, दैन जर्मनी, फ्रांस आप कर सकते हैं. ठीक है, UAE कर सकते हैं, मिडल ईस्ट सॉरी, एंड दैन साउथ एशिया, दैन जो है जापान. सारे कंट्रीज़ जो मेजर कंट्रीज़ आप ग्लोब पे देखते हैं, ठीक है, सबके साथ पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो आपने देखने हैं. ठीक है, अब उन रिलेशंस को आगे फिर हर डायमेंशन में आपने कवर करना है. नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ टू प्रिपेयर मल्टीपल डायमेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक. अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या क्या डायमेंशंस लिख सकती हूँ किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, सो जस्ट राइट द सोशो पोलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज या इफ़ेक्ट्स ऑफ एनी टॉपिक. ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ डायमेंशन जो है उसकी आपकी कवर हो जाएंगी यकीनन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एसे राइटिंग इज़ आउटलाइन. आउटलाइन को सबसे पहले आपने जो एग्ज़ाम पेपर है उसके एंड पे आपने जो है वो लिखना है. रफ़ फॉर्म में लिख लें, एक रफ़ आउटलाइन बना लें वहाँ पे, और उसके मेन पेपर पे जब आप आउटलाइन लिखेंगे तो जो सबसे पहला पेज है वहीं से आपने आउटलाइन शुरू करनी है, जहाँ पे उन्होंने शुरू में इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हुई होती हैं और आधा पेज जो है वो उन्होंने कट किया हुआ होता है. वहाँ से उसी पेपर से आपने आउटलाइन सबसे पहले लिखना शुरू करनी है. देन फर्स्ट राइट इंट्रोडक्शन, हेडिंग द इंट्रोडक्शन की, एंड राइट थीसिस स्टेटमेंट बिलो दैट हेडिंग. थीसिस स्टेटमेंट वही होगी कि जो मेन आपका जो भी स्टांस है रिगार्डिंग दैट ऐसे, वो सबसे पहले आपने वहाँ पे एक थीसिस स्टेटमेंट देनी होती है उस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में. दैट सेम थीसिस स्टेटमेंट आपने कॉपी करके आउटलाइन में भी लिखनी है. देन नेक्स्ट, यूज़ कैची फ्रेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ आउटलाइन. जो लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं हेडिंग्स की फॉर्म में, प्रेफर करें कि अवॉइड करें उनको. यूज़ स्मॉल सेंटेंसेस, ठीक है, जो कि कैची भी हों. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
thing after your outline in essay writing is introduction and conclusion. सबसे पहले जब भी आप सबसे पहले टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, देन आउटलाइन लिखते हैं, देन द फर्स्ट थिंग दैट बिफोर आप पूरा अपना ऐसे स्टार्ट कर लें, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है वो एग्ज़ाम पेपर के एंड पे लिख लें, क्योंकि शुरू में एग्ज़ाम के स्टार्ट में बिल्कुल इंसान थोड़ा सा फ्रेश होता है रादर देन जो लास्ट 30 या 15 मिनट्स रह रहे होते हैं, तब इतना प्रेशर होता है कि उसमें वो क्वालिटी आपके कंक्लूजन में नहीं आ सकेगी। तो इसलिए जब आप शुरू में अभी ऐसे राइटिंग शुरू कर रहे हैं, तो तभी जब आप एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तभी साथ ही उसका कंक्लूजन भी एक रफ़ फॉर्मेट में एंड पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे एक टिप ये है कि जब आप मल्टीपल रीडिंग्स कर रहे होते हैं न्यूज़पेपर्स की, थिंक टैंक्स की, रिसर्च पेपर्स की, तो उनका आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन गौर से पढ़ें, देखें कि वो किस तरीके से अपने आर्टिकल को वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इंट्रोडक्टरी उसका पैराग्राफ उन्होंने कैसे लिखा है, उसको कंक्लूड किस तरीके से कर रहे हैं, कौन से स्पेशल वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उनका वो एक कंक्लूजन जो है वो स्पेशल किस्म का बन जाता है। तो सेम जो आपको इस तरह से करके कोई भी अगर एक डिफरेंट चीज़ अगर कहीं पे मिलती है तो उसको लिख लें एंड यूज़ दो सेम थिंग्स इन योर ऐसे। डिटो बिल्कुल कॉपी नहीं करना, लेकिन उसको मोल्ड करके अपने फॉर्म में उसको आप यूज़ कर सकते हैं। In similar way, you can use quotations and idioms in your essay. However, quotations का यूजेज जो है वो अब थोड़ा सा एज ओल्ड हो चुका है, लेकिन स्टिल इफ़ यू वांट कि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए आपका ऐसे, तो आप कोटेशंस का भी इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। एंड ईडियम्स जो है वो बहुत प्यारे लगते हैं जब ऐसे के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, सो यूज़ ईडियम्स वेरी फ्रीक्वेंटली। The next thing is the usage of vocabulary in the English essay. As you can see in the two examples given below, in example 1, I have used very simple English like it is necessary to accept the fact that artificial intelligence wave is here to stay. You can easily pick what I want to say in that sentence. In example 2, you can see it is ineluctable to acquiesce in the veritude that AI wave has kicked off. नाउ इतने मुश्किल वर्ड्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, यूज़ सिंपल वर्ड्स ताकि एग्जामिनर को बात सिंपल वर्ड्स में समझ आ जाए। दूसरा ये कि जब इस तरह की वोकेबलरी इस्तेमाल की जाती है तो उसमें फिर ग्रामर में फंसने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। वी ऑफन डू नॉट नो द करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड्स कि वो उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सो जिसकी वजह से एग्जामिनर वहाँ पर आपकी पिक कर लेता है कि इसको नहीं आता, और जिसकी वजह से आप ज़्यादातर फेल हो जाते हैं। Instead of focusing on using big words for the vocabulary, your main focus should be on the correct usage of tenses and the correct grammar usage, the use of a and the in the essay, and the correct usage of punctuation. You should know when to use full stop, when to use comma or hyphen. That's where examiner knows your expertise in essay, and that's how he passes or fails you. For giving a good structure to your essay, your paragraphs need to be in connection with each other. By using such words like thus, besides, moreover, therefore, furthermore, additionally, also, similarly, however, yet, nevertheless, as a result, etc., your each paragraph, it will be in line with the previous paragraph. Thank you for watching the video, and kindly like and share the video and subscribe to the channel.